हेलो फ्रेंड्स, यूनी एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स सीरीज़ में हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए आज के टॉपिक्स को हम देखते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, इस पर काफ़ी डिस्कशंस और डिबेट्स हो रहे हैं। जोशीमठ जो इस समय न्यूज़ हेडलाइन बना हुआ है, जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है इस शहर में, उत्तराखंड के इस शहर में, इसके बारे में जानेंगे। क्या कारण हो सकते हैं इस पर्टिकुलर क्राइसिस का, इसको डिटेल में हम देखेंगे। तो इसका जो मेन रीज़न बताया जा रहा है इस क्राइसिस का, ये जो ज़मीनों में दरार पड़ने का, इसको लैंड सब्सिडेंस के नाम से देखा जा रहा है, या इसका एक क्या है, रिजल्ट है या कॉन्सिक्वेंस है। अब लैंड सब्सिडेंस क्या होता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो लैंड सब्सिडेंस एक तरह से जो ग्रेजुअल सेटिंग होता है या सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड सब्सिडेंस। और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे या तो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन फोर्सेस भी के कारण भी, या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी लैंड सब्सिडेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम लैंड सब्सिडेंस की बात करें तो नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लैंड सब्सिडेंस को क्या बताया गया है, इट इज सिंकिंग ऑफ ग्राउंड का एक तरीके से जमीन का धंसना, बिकॉज ऑफ किसके कारण, बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट। मतलब अगर ये ग्राउंड अगर है तो इसके नीचे जो मटेरियल है, अगर इनका क्या हो, मूवमेंट हो जाए, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, इसी के कारण क्या हो रहा है, लैंड सब्सिडेंस। क्योंकि ये मटेरियल जो यहाँ पे पहले था ये आगे या पीछे मूव कर चुका है, तो ये जो जमीन है ये क्या होती है, इट फॉल्स डाउन, ये नीचे धंस जाती है, तो इसी को लैंड सब्सिडेंस बोला जा रहा है। और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स और जियोलॉजिकल सर्वे की अगर बात करें तो इसके द्वारा क्या कहा गया है, बताया गया इसे कि व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर have been withdrawn from certain types of rocks such as fine grained rocks, तो उस केस में भी ये लैंड सब्सिडेंस अकर होता है। मतलब अगर ग्राउंड जमीन के नीचे से बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसको अगर निकाल लिया जाए, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, तो उस केस में भी क्या होता है, लैंड सब्सिडेंस देखने को मिलता है। क्योंकि जो वाटर है वो अंडरलाइन जो रॉक्स होते हैं उनको एक तरीके से होल्ड करके, बाइंड करके रखता है। अब चूंकि वाटर जो है वहां से निकल चुका है तो रॉक्स जो है एक तरीके से कमजोर हो जाते हैं, जो उनके बीच का जो फोर्स है, जो बाइंडिंग फोर्स है या कोहेसिव फोर्स है, वो क्या होता है, वीक हो जाता है। उसके कारण जमीन नीचे चली जाती है, जिसका रिजल्ट हमें जोशीमठ में देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। फाइन, तो ये जो रॉक कॉम्पैक्ट्स, बिकॉज इसके बारे में हमने अभी कहा कि रॉक क्या करता है, एक तरीके से पकड़ को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। फाइन, इसके रीजंस की अगर बात करें तो जैसे मैन मेड और नेचुरल फोर्सेस की हमने बात की, तो अगर पर्टिकुलर अगर बात करें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो पहला रिमूवल ऑफ वाटर, इसके बारे में हमने पहले सुना। ऑयल एक्सट्रैक्शन हो गया, उसके कारण भी नेचुरल रिसोर्सेज, अदर नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, साथ साथ माइनिंग एक्टिविटीज, इन सब कारणों से भी लैंड सब्सिडेंस होता है। मतलब ये भी क्या है, फैक्टर्स हैं। वहीं अगर नेचुरल फैक्टर्स की अगर बात करें तो अर्थक्वेक्स हो गए, अर्थक्वेक के साथ साथ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कॉम्पैक्शन, इन सभी कारणों से भी रिजल्टेंट क्या होता है, लैंड सब्सिडेंस। फाइन, तो अगर जोशीमठ की अगर बात की जाए, इसके यहाँ पे जो लैंड सब्सिडेंस देखने को मिल रहा है, तो अगर एग्जैक्ट रीजन या सटीक कारण का तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, बट एक्सपर्ट्स के द्वारा तरह तरह जो है रीजनिंग दिए जा रहे हैं कि जो इसका कारण हो सकता है, जैसे कि अनप्लैन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इस एरिया में, इस पूरे शहर में, उसके साथ साथ ओवर पॉपुलेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी ये देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, वो क्या करते हैं, जो वाटर फ्लो है, जो नेचुरल वाटर फ्लो, उसको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है।
बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये भी इसका एक कारण है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें जिसको बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से ये एक बड़ा क्या है कारण है जोशीमठ क्राइसिस का, जिसको बोला जा रहा है एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है ये, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसको एक कारण या एक रीजन बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर क्राइसिस का। और एक और कारण हो सकता है क्योंकि जो जोशीमठ है या उत्तराखंड है वो सेस्मिक जोन के अंडर आता है, हाई सेस्मिक जोन के अंडर। ओके, क्योंकि ये एक तरीके से हिमालयन रीजन का पार्ट है, एरिया है, और हिमालयन रीजन को हम जानते हैं कि ये एक तरीके से यंग माउंटेन है, तो इस वजह से ये सेस्मिक जोन के अंडर आता है जहां पे फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं अर्थक्वेक एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से ये रीजन और ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। बट अगर इन एक्टिविटीज की बात करें लैंड सब्सिडेंस की, तो आज से 50 साल पहले एक रिपोर्ट में जिसका नाम है एमसी मिश्रा रिपोर्ट कमिटी ने इस जो क्राइसिस के बारे में एक तरीके से या कहीं ना कहीं आगाह किया था। बट इस पे जो इस कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस थे उनको फॉलो नहीं किया गया, और मे भी यही कारण हो सकता है कि आज ये क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इट कॉशन्ड अगेंस्ट दी अनप्लान्ड जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उस एरिया में, जो रीजन है जोशीमठ का, उसी वजह से क्या है ये देखने को मिल रहा है। फाइन, तो ये सारे क्या है इसके रीजंस हो सकते हैं। तो आइए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंड सब्सिडेंस के बारे में सवाल पूछा गया है। पहला है, इट अकर्स व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ रॉक्स। जब बहुत ज्यादा मात्रा में हम पानी निकाल लेते हैं सरफेस से, ग्राउंड से, तो उस केस में भी लैंड सब्सिडेंस देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वहीं दूसरा कहता है कि इट इज कॉज्ड बाय बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब ह्यूमन फैक्टर्स। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, इसके बारे में भी हमने बात किया। ओके, तो कहता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट पूछा गया है। चूंकि दोनों सही है यहां पे हमारे, तो सी विल बी आवर आंसर। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड से जुड़ा टॉपिक है। ये डाउन टू अर्थ से लिया गया एक आर्टिकल है। आप देख सकते हैं कि डेडिकेटेड फाइनेंशियल बॉन्ड्स की यहां पे बात की जाएगी। किसके लिए? जो क्लाउड फॉरेस्ट है उनके लिए। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्लाउड फॉरेस्ट क्या होते हैं और ये बॉन्ड क्यों ले आया गया। ये जो क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, आइए फिर देखते हैं। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया गया जिसका टॉपिक था क्लाउड फॉरेस्ट एसेट फाइनेंसिंग, अ वैल्यूएबल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, जिससे कि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते। एक तरीका इसमें रेकमेंड किया गया है जिससे कि जो हमारा फॉरेस्ट है, खासकर से क्लाउड फॉरेस्ट, उसको हम बचा सकते हैं यूजिंग अ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। फाइन, और ये जो रिपोर्ट है ये अर्थ सिक्योरिटी के द्वारा लाया गया था, जो कि एक ग्लोबल नेचर बेस्ड क्या है एसेट मैनेजमेंट फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये लाया गया था। और वहीं क्लाउड फॉरेस्ट की बात करें तो क्लाउड फॉरेस्ट मतलब जो माउंटेन एरियाज या माउंटेन एरियाज में जो फॉरेस्ट है जिनकी काफी ज्यादा हाइट होती है, तो उनके बारे में हम किस नाम से उनको जानते हैं? क्लाउड फॉरेस्ट। ये क्या है? रेन फॉरेस्ट होते हैं जहां पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है और हैवी कंडेंसेशन देखने को मिलता है। ओके, तो एक तरीके से अभी क्या है क्लाइमेट चेंज के कारण ये एरिया जो क्लाउड फॉरेस्ट है वो दे आर अंडर थ्रेट। इस वजह से इनको बचाना क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन। ये जो अपना एक तरीके से इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहां उस एरिया में, इस फॉरेस्ट पर्टिकुलर फॉरेस्ट जो रीजन है वहां पे जो लोग हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। बट सिंस दे आर अंडर थ्रेट तो इनको कहीं ना कहीं रिस्टोर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी से जुड़ा ये क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड लाया गया है एज अ सोल्यूशन। ठीक है, तो जो क्लाउड फॉरेस्ट है एक तरीके क्या है वेजिटेशन है ट्रॉपिकल माउंटेनस रीजन्स का, इसके बारे में हमने बात किया, जहां पे
बहुत ज़्यादा बारिश देखने को और परसिस्टेंट कंडेंसेशन देखने को मिलता है। ओके, इसके बारे में हमने बात किया। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें क्लाउड फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे परसिस्टेंट, फ्रिक्वेंट और सीजनल लो लाइंग लेयर ऑफ एक मिस्ट देखने को मिलता है। मिस्ट मतलब जो देखने में एक तरीके से बादल जैसा लगता है। खासकर से ये जो ट्री होता है, ट्री के कैनोपी पे देखने को मिलता है, मतलब जो टॉप एरिया होता है, पेड़ का हिस्सा होता है, वहां पे ये बादल जैसे देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप पहले इमेज में देख सकते हैं। ये क्या है, एक तरीके से मिस्ट या क्लाउड फॉरेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। फाइन। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 25 कंट्रीज जो हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये 25 कंट्रीज मिलके पूरे वर्ल्ड का 90% क्लाउड फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करते हैं, एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। बहुत सारे इसमें कंट्रीज दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोलंबिया, पेरू एंड मेनी अदर कंट्रीज। तो ओवरऑल कितने 25 कंट्रीज यहां पे हैं। ओके, और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि इस 25 कंट्रीज में क्या है, इंडिया इसका क्या है, हिस्सा यहां पे नहीं है। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दीज 24 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। फाइन। तो क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड ले आया गया है जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट को रेज किया जा सके, और इस इन्वेस्टमेंट या इससे जो भी अमाउंट आएगा उसको यूज किया जाएगा इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को रीस्टोर करने के लिए। जो भी कंट्रीज हैं, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग स्कीम्स जो है तैयार कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। वहां पे क्या किया जाएगा, इस बॉन्ड से जो फाइनेंस रेज किया जाएगा उसको यूज किया जाएगा। ओके, दैट इज इट विल क्या है, इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट क्लाउड फॉरेस्ट। जो अपने अपने देश में जो भी क्लाउड फॉरेस्ट है, एरियाज है, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। फाइन। तो फॉरेस्ट ऑन टॉप ऑफ, जो ट्रॉपिकल माउंटेन्स के ऊपर जो फॉरेस्ट है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लाउड फॉरेस्ट कहते हैं। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो एक तरीके से ये जो क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड है एक टूल है जिससे कि क्या कर सकते हैं हम, कंट्रीज जो है कार्बन स्टोरेज को एनकरेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको प्रोटेक्ट करके। क्योंकि फॉरेस्ट जो है कार्बन को एक तरीके से क्या करते हैं, कार्बन स्टोरेज का काम करते हैं, जो एमिशन, कार्बन एमिशन है, तो इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ जो फंडिंग है, इट विल प्रोवाइड फंडिंग टू सेट अप सॉवरेन लेवल कार्बन फाइनेंस स्कीम। इससे जुड़ा स्कीम सरकारें ले आ सकती हैं अपने अपने इंडिविजुअल या रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, एज वेल एज पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। जो वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनसे जुड़े स्कीम्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें तो मेनली ये 4 कैटेगरीज में बांटे गए हैं इकोसिस्टम सर्विसेज को, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग, कल्चरल और प्रोविजनिंग, जिसके तहत बहुत सारे क्या है पैरामीटर्स हैं। जैसे रेगुलेटिंग की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी आ जाता है इसमें, क्लाइमेट, वाटर, इरोजन, तो इन सारे चीजों के लिए फाइनेंस का यूटिलाइज कर सकते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल एक्टर्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, जैसे कि फिलैंथ्रोपिस्ट हो गए, या पब्लिक फाइनेंस यहां से लिया जा सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इसमें किया जा सकता है इस बॉन्ड के थ्रू। ओके, तो इसी के लिए एक इनिशिएटिव इन 25 कंट्रीज के द्वारा एक इनिशिएटिव भी लाया जाएगा इन फ्यूचर, जिसको क्या बोला जा रहा है, क्लाउड फॉरेस्ट 25 इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। ये एक प्रपोजल है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से रेज किया जाएगा क्लाउड फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, और ये 25 मेंबर कंट्रीज होंगे उसमें। क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है हमारा, इट रेफर्स टू फॉरेस्ट दैट आर ऑन टॉप ऑफ ट्रॉपिकल माउंटेन्स लार्जली श्राउडेड इन मिस्ट, मतलब बादलों से एक तरीके से घिरा हुआ, या एक तरीके से मिस्ट से घिरा हुआ, या फॉग कह लें, उसी का एक क्या है
वर्जन है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। दूसरा क्या कहता है कि जस्ट 25 कंट्रीज होल्ड 90% ऑफ वर्ल्ड क्लाउड फॉरेस्ट एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। मतलब 25 कंट्रीज क्या है, 90% एरिया कवर करती हैं क्लाउड फॉरेस्ट का, और इंडिया भी उसमें एक हिस्सा है। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम देख चुके हैं। तो यहां से हमारा जो क्या पूछा जा रहा है, इसमें करेक्ट पूछा जा रहा है ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। फाइन। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है अभी 13 जनवरी को इसको क्या है, एक रिवर क्रूज शिप, क्या इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा वाराणसी में, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमारे, जिसका नाम है एमवी गंगा विलास। और इसको एक तरीके से वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या बोला जा रहा है, रिवर क्रूज शिप। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसके बारे में, इस पर्टिकुलर क्रूज के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। ओके, क्या है, रिवर क्रूज है, ना कि सी या ओशन, जिसका नाम है गंगा, एमवी गंगा विलास। तो एक तरीके से अपने आप में ये क्या है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रूज सर्विस प्रोवाइड करेगा। और इसको किसकी मदद से बनाया गया है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज के अंडर आता है। तो ये एक तरीके का लग्जरी क्रूज है, क्रूज शिप है, जो कि लगभग 3200 से ज्यादा किलोमीटर एक तरीके से ये ट्रैवल करेगा टूरिस्ट को लेके, जिसमें कि 27 रिवर सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, लगभग 5 स्टेट्स में जो गंगा रिवर एक तरीके से फ्लो करती है। इन इंडिया और बांग्लादेश में भी ये एक तरीके से जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक तरीके से जो क्रूज है, जो प्रोग्राम है, एक तरीके से 51 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें 50 टूरिस्ट स्पॉट्स को विजिट कराएगी ये शिप। ये पर्टिकुलर जो क्रूज है, जिसमें बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन्वॉल्व होंगे, कल्चरल साइट्स इन्वॉल्व होंगे, साथ ही साथ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर घाट्स, ये सारे जो है साइट्स इन्वॉल्व होंगे। तो एक तरीके से जो इंडिया का जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं हम प्रमोट कर पाएंगे टूरिस्ट के द्वारा। जो भी फॉरेन टूरिस्ट आएंगे उनको एक तरीके से इंडिया के बारे में और ज्यादा पता लगेगा। और इन जो 50 टूरिस्ट स्पॉट्स है उसमें कहां से शुरुआत होगी, गंगा आरती, जो कि वाराणसी में देखने को मिलता है। सारनाथ भी इस जर्नी का एक पार्ट होगा। इसके अलावा बहुत सारे अदर भी साइट्स विजिट कराए जाएंगे, जिसमें कि आसाम का एक विलेज जैसा मेयोंग विलेज, जो तांत्रिक क्राफ्ट के लिए जाना जाता है, और वही मजुली जो क्या है, एक रिवराइन आइलैंड है। क्या है, रिवराइन आइलैंड है। यहां पे भी ये क्रूज शिप ले जाएगा विजिट कराने के लिए, जिसको हम जानते हैं कि ये लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, और तरीके से वैष्णवाइट कल्चर का क्या है, हब है। कहां पे है ये, असम में है। ओके, तो इसमें बहुत सारे जो भी सुविधाएं हैं, अमेनिटीज हैं, वो प्रोवाइड किया जाएगा इस शिप के तहत, जिससे कि जो टूरिस्ट हैं उनके लिए एक मेमोरेबल क्या हो, एक्सपीरियंस बन सके। फाइन। और इसको बनाने में सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स को मतलब केंद्र में रख के तैयार किया गया है, और साथ ही साथ इसमें पॉल्यूशन फ्री टेक्निक्स या मैकेनिज्म्स का यूज किया गया है, और नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजीज से भी क्या है, ये लैश है, जिससे एक तरीके से हम एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख के इसको तैयार किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इससे एक तरीके से हमारा इंडिया में एक तरीके से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और हमारे कल्चर को भी एक तरीके से क्या करेगा, बढ़ावा देगा। फाइन। तो ये सब इसके क्या है, सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है, जिसमें कि हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस, ये सारे ही इसमें आ जाएंगे। ओके, तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू एमवी गंगा विलास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है,
MV गंगा विलास इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी क्रूज शिप ऑफ इंडिया। इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सी क्रूज नहीं है, ये क्या है, रिवर क्रूज है, रिवर क्रूज है। फाइन। और सेकंड क्या है कि इट फॉलोज सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स एंड इज इक्विप्ड विद पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म्स और टेक्नोलॉजीज। ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसके बारे में हमने अभी बात किया। तो पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है हमारा, तो बी, दैट इज 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जो आइसर है, पुणे का जो इंस्टीट्यूट है, इसने एक ऐसा मटेरियल बनाया है, इंजीनियर्ड मटेरियल, जिससे कि वाटर बॉडीज में जो हैवी जो पॉल्यूटेंट्स है उनको क्या किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके और उनको रिमूव किया जा सके और प्यूरिफाई एक तरीके से किया जा सके। तो इसके लिए एक क्या बनाया है, नोवेल मटेरियल बनाया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि वाटर जो कंटामिनेशन है, पानी का दूषित होना, ये काफ़ी एक तरीके से ग्लोबल लेवल पर ये हर जगह देखने को मिल रहा है और खासकर से अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा देखने को ये मिलता है। तो कंटामिनेटेड वाटर को अगर कंज्यूम किया जाए, तो बात करें अगर इसकी, तो ये भी एक डेथ का बहुत बड़ा क्या है, रीज़न है। क्योंकि पानी क्या है, वाटर क्राइसिस हमें बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है। तो इन दैट केस अगर उनको साफ पानी नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो कंटामिनेटेड वाटर जो है फ्रॉम वाटर बॉडीज यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, तो उस केस में डेथ भी देखने को मिल जाता है अगर वो क्या है, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स के साथ कंटामिनेटेड है। तो इंस्टीट्यूट क्या नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कहाँ पे है, पुणे में है। तो इसने कस्टम किया हुआ, खुद से कस्टम किया हुआ, डिजाइन किया हुआ यूनिक मॉलिक्यूलर स्पॉन्ज लाइक मटेरियल है। ये क्या है, स्पॉन्ज लाइक मटेरियल है, जो कि क्या करेगा, किस फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, ये मैक्रो या माइक्रोपोरस आयनिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे इसको बनाया गया है या इसको तैयार किया गया है, जो कि जो पॉल्यूटेंट है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको सोक कर लेगा, जिससे कि वाटर का एक तरीके से प्यूरिफिकेशन करने में आसानी होगी। फाइन। तो इसका नाम क्या है, इसकी अगर बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में IVOM कहा जा रहा है, जिसका नाम है वायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। फाइन। ये इस जो नॉवेल इंजीनियर्ड जो मटेरियल है उसका नाम ये रखा गया। तो ये में भी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि इसका काम क्या है, पर्पस क्या है। तो मेनली ये क्या करेगा, जो कंटामिनेंट्स हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको सोक कर लेगा, क्योंकि ये स्पॉन्ज लाइक मटेरियल होता है। तो नॉर्मली अगर बात करें तो सॉल्वेंट मटेरियल्स और आयनिक एक्सचेंज, इन टेक्निक्स का नॉर्मली यूज किया जाता है पॉल्यूटेंट्स को एक तरीके से रिमूव करने के लिए किसी वाटर बॉडीज में। बट ये क्या है, एनफ नहीं है, ये इफेक्टिव तरीके से जो है पॉल्यूटेंट्स को एलिमिनेट या हटा, रिड्यूस या कम नहीं कर पाते। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी इश्यू को ये जो नई जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, ये इसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा और जल्दी से जो टॉक्सिक जो पॉल्यूटेंट्स है उनको सोक अप कर लेगा। तो ये इसलिए ये काफ़ी एक तरीके से अच्छा इनिशिएटिव है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा। फाइन। तो इसी को इम्प्रूव करने की बात की गई है। और ये जिस प्रोसेस का को यूटिलाइज करता है, एक तरीके से ये दोनों को अमेलगमेट करेगा, दोनों को मिला के क्या करेगा, इसमें प्रोसेस का यूटिलाइज किया जाता है। जैसे अमेलगमेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ड्रिवन आयन एक्सचेंज टेक्निक का भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, उसको साथ साथ उसको कंबाइन किया जा रहा है एक और प्रोसेस है जिसको हम नैनोमीटर साइज्ड मैक्रोपोर्स एंड स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स फॉर द टारगेटेड पॉल्यूटेंट्स बोला जा रहा है। मतलब ये दो मेथड्स को एक तरीके से अपने आप में इंटीग्रेट कर रहा है यहाँ पे, वहां जबकि अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता था। इसलिए ये उससे क्या है, ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है जो है पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए। फाइन। तो और ये बहुत ही सिलेक्टिवली जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स है उन पे
एक्ट करता है और उनको निकालता है या उनको एब्जॉर्ब या सोक कर पाता है। और इसको कई बार यूज किया जा सकता है, जस्ट लाइक जैसे जो नॉर्मल सोप होता है या बाथ स्पॉन्ज होता है, देखते हैं हम उसको जैसे बार बार यूज कर सकते हैं, सेम उसी तरह भी इसको रीयूज किया जा सकता है कई बार। फाइन, तो ये एक और अच्छी बात है इस टेक्नोलॉजी की। तो क्या कह रहा है कि IVOF-M is talked about in which of the following situations, किस बारे में ये क्या है जो चीज है ये रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है हमारा रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेसिड्यूज, तीसरा है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, चौथा है न्यूली इंजीनियर्ड मटेरियल दैट कैन स्विफ्टली क्लीन पॉल्यूटेड वाटर बाय सोकिंग अप कंटामिनेंट्स। इसकी अगर बात करें तो ये हमारा आंसर क्या है, डी। इसके बारे में हमने पहले से ही डिटेल में बात किया। ये क्या करेगा, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको सोक कर लेगा और प्यूरिफाई, एक तरीके से जो वाटर बॉडी है उनमें जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनको बाहर निकालेगा। ओके, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो एयर ग्लो से टॉपिक है। एयर ग्लो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे और ये हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि द स्काई इजंट जस्ट ब्लू, एयर ग्लो मेक्स इट ग्रीन, येलो एंड रेड टू। मतलब जो स्काई है नॉर्मली ब्लू लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से हमें स्काई जो है ब्लू देखने को मिलता है। बट जो स्काई है एक्चुअल में सिर्फ ब्लू ही नहीं होता, इसके अलावा और भी कलर्स क्या होते हैं, बट वो हमें दिखते नहीं है, हमारे जो नेकेड आई है उनसे हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते और उसको एयर ग्लो बोला जाता है। और ये इसमें ग्रीन, येलो या रेड कलर भी हो सकते हैं। तो इसी से जुड़ा ये टॉपिक है। ओके, तो एयर ग्लो क्या होता है, एक तरीके से फेंट एमिशन होता है, धुंधला लाइट होता है एमिटेड बाय प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है जैसे अर्थ है तो इसके ऊपर की जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, स्पेस हो गया हमारा। तो यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर पे एक तरीके से ये लाइट देखने को मिलता है। फाइन, तो जो एटमॉस्फेयर है अर्थ, मार्स, वहां पे भी जो है देखने को, अदर प्लैनेट्स पे भी ये देखने को मिलता है अर्थ के साथ साथ। और ये कॉन्स्टेंटली मतलब ड्यूरिंग डे और नाइट दोनों समय में ये एयर ग्लो जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, और ये कब देखने को मिलता है, जब सनलाइट जो होता है वो इंटरैक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, जो भी एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उनसे जैसे ही लाइट इंटरैक्ट करता है तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को एमिट करते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम फोटोन के नाम से जानते हैं। तो इसी के कारण ये लाइट्स एमिट होते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, फेंट एमिशन ऑफ लाइट बोला जा रहा है। और ये एक तरीके क्या है, ऑप्टिकल फिनोमेना है। फाइन, आइए देखते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर भी देखने को मिल सकता है, रेड और अदर कलर्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से। ओके, तो अगर हम नाइट स्काई की बात करें, नाइट स्काई इज डार्क बट ग्लोज कलर्ड मिक्स ऑफ, इसके बारे में हमने देखा कि ग्रीन, येलो या रेड कलर हो सकता है। तो एक तरीके से एयर ग्लो की बात करें तो ये दोनों टाइम में देखने को मिलता है, जिसको हम अगर रात में हो रहा है तो उसको हम नाइट ग्लो बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और दिन में डे ग्लो भी बोला जाता है। ओके, तो ये कैसे होता है, इट इज रिजल्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिलीजिंग पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमने इसके बारे में बात किया, एनर्जी रिलीज होता है आफ्टर एक्साइटेशन, जिससे कि फोटोन रिलीज होता है। ओके, एक तरीके से ये प्रोसेस को एक तरीके से क्या बोलते हैं कि जो एक तरीके से एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है और वो एक तरह जो मॉलिक्यूल है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाता है। फाइन, और ये जो ऑरोरा के बारे में हमने सुना होगा, ऑरोरा बोरियलिस, सिमिलरली उसी तरीके का क्या है ये प्रोसेस है। वहां पे भी डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइटिंग देखने को मिलते हैं, बट वहां क्या है, सर्टेन डिफरेंसेस हैं इसमें और उसमें। ऑरोराज में क्या देखने को मिलता है, वहां पे हाई एनर्जी जो सोलर विंड होती हैं उनकी वजह से ये प्रोसेस देखने को मिलता है। और जबकि एयर ग्लो की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑर्डिनरी जो डे टू डे सोलर रेडिएशन है
उसके कारण देखने ये प्रोसेस होता है, एयर ग्लो देखने को मिलता है। मतलब ये हर रोज होता रहता है, इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। और जबकि ऑरोरा क्या है, ये कभी कभी ये देखने को मिलता है हमें। तो ये इसमें क्या है, एक डिफरेंस है। तो ये सारे क्या हैं, सेल्फ ओरिजिनेटेड इल्यूमिनेटेड गैसेस होते हैं और इनका अर्थ के मैग्नेटिज्म से या सन स्पॉट एक्टिविटी से कोई इनका लेना देना नहीं है। फाइन, इनसे इनका क्या है, मैग्नेटिज्म से कोई इनका रिलेशनशिप नहीं है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि डे और नाइट दोनों टाइम में ये देखने को मिल सकता है। तो नाइट में जो प्रोसेस होता है, नाइट ग्लो की अगर हम बात करें, ये कब देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रोकन अपार्ट बाय सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे। ओके, डे टाइम में क्या होता है, सोलर रेडिएशन जब पड़ती है तो लाइट क्या होती है, एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू डिफरेंट कलर्स। तो एक तरीके से रात में क्या होता है, वही उसका वापस से रिकॉम्बिनेशन होता है, वापस से जो लाइट है वो यूनिफिकेशन होता है उसका ऑफ वेरियस लाइट। तो उसी प्रोसेस में क्या होता है, लाइट एमिट होता है। ओके, लाइट एमिट होता है और एनर्जी रिलीज होती है, जिसको एक तरीके से हम एक्साइटेड एनर्जी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी बोल सकते हैं। फाइन, तो उसी तरीके से डे ग्लो भी देखने को मिलता है जब सन का रेडिएशन मॉलिक्यूल से या गैसेस से इंटरैक्ट करती है, उस केस में भी ये देखने को मिलता है। यहाँ पे सेम क्या है, वही प्रोसेस है। आफ्टर एक्साइटेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, ये जो एडिशनल एनर्जी है इसी के कारण ये जो फेंट ग्लो होता है, जो एक तरीके से हल्की लाइट है, वो देखने को मिल सकती है। और दिस एमिशन अगर इसकी बात करें तो इट इज मच वीकर देन द लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम द सन। ये काफी, मतलब अगर इंटेंसिटी की बात करें एयर ग्लो की वजह से, तो वो काफी वीक होता है कंपेयर टू अगर हम सन लाइट से अगर बात करें, लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम, डायरेक्टली स्कैटर्ड फ्रॉम सन। इसी वजह से क्या हम इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। फाइन, तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू एयर ग्लो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट ग्लो एंड इज अ ब्राइट एमिशन ऑफ लाइट बाई प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर। मतलब क्या है, इसको नाइट ग्लो के नाम से भी जाना जाता है और ये ब्राइट एमिशन है। यहां पे देखें तो ये क्या है, हमारा इनकरेक्ट है, इट इज अ फेंट एमिशन है ये, ना कि ब्राइट एमिशन। ठीक, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है हमारा स्टेटमेंट। दूसरा है, द डिस्टिंक्ट कलर्स आर द रिजल्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिलीजिंग पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, रेड हो गया, येलो हो गया या ग्रीन हो गया, ये किसके कारण देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी रिलीज करती हैं, जो एक्स्ट्रा या आफ्टर एक्साइटेशन एनर्जी जो रिलीज होती है, उसके कारण ये कलर देखने को मिलता है। फाइन, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आज का टॉपिक था हमारा। कल हम आपके साथ फिर नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे के लिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।